करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपको समास बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है। आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन आपका है अव्ययी भाव, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, यानी ये इस प्रश्न का आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है। ध्यान सुनिएगा सवाल। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। ये बात किस में कही गई। आप कहेंगे बताइए ये किसका ऑप्शन है, ये किस में कहा जा सकता है। ऑप्शन आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी, मुंशी इंसाल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदा शुक्ला। तो आप बताइए दिए गए ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो आपका मुंशी इंसाल्लाह खां जी की ये रचना है। ये बात उन्होंने कही है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है। तो आपने कहा कि चलिए ऑप्शन सुन लीजिए। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। अब आपको बताना इसमें कौन सा आंसर सही है। तो आप कहेंगे रात क्रिया विशेषण की बात कही जा रही है, तो राधा रात भर जागती रही इसमें क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया भी हो रही है जागना और कैसा रात भर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका तत्पुरुष कौन सा क्रिया विशेषण हुआ। ये सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें। निम्न में कौन जीवनी है। अब आपको बताना है निम्न में कौन सी जीवनी है। तो आप कहेंगे कि इसमें देखो ऑप्शन सुन लीजिए। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण। तो आप कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो आवारा मसीहा ये जीवनी है। अब आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जबकि अतीत का चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, एक रेखाचित्र है। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंध ग्रंथ है। इसके दो भाग हैं, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये जो है ये एक आत्मकथा है। क्या है, आत्म कथा है। आपने कहा किसकी, तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये हमारा सही आंसर है कौन सा, कि आवारा मसीहा। ये अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। अब यहाँ पर गद्यांश क्या है, जो पीछे क्वेश्चन था तो अभी हम इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस प्रकार के लोगों की पूजा हो जाती है, तो ये अभी हम लोगों ने गद्यांश को नहीं देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो आपने कहा कि हाँ, शुद्ध शब्द छांटिए। अब आपको बताना है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो अभ्यस्त, अभियस्त, अभ्यस्त, अभयस्त। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो आप कहेंगे भाई शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसका जो अभ्यस्त है ये एकदम सही आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। आपके ऑप्शन है पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। अब आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो आपने कहा चलिए इसके सारे आंसर हमने देख लिए हैं भाई, पैगंबर,
बेगम, चेचक, बारूद। तो इसका जो सही आंसर है वो पैगंबर है। पैगंबर जो है वो तुर्की भाषा का नहीं बल्कि ये एक क्या है, अरबी भाषा का शब्द। कैसा भाषा है, आप कहेंगे ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, बाकी हमारे सब तुर्की भाषा के हैं। ठीक है, तो ये पैगंबर जो है ये हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पैगाम देने वाला। बाकी के बेगम, बारूद, चेचक ये सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? ऑप्शन आपके पास है औषधि, सार, तत्व, जीवन। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो आप कहेंगे ये जो है इसका सही आंसर जीवन है। जीवन के ये सब पर्यायवाची हैं। कौन कौन सा? जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो आपने कहा जीवन के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें उपवाक्य आपको बताना है, उपवाक्य पहचानना है। ठीक है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब आपको बताना है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो आपने कहा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने कहा इसका जो सही आंसर है वो है विशेषण उपवाक्य। कौन सा? विशेषण उपवाक्य है कि वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। ये एक विशेषण उपवाक्य है। तो अब आप बताइए अभी तक आपके कितने प्रश्नों के सही आंसर हो चुके हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न बनने ही बनने वाला है। तो बताइए कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इस सवाल बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो आपने कहा भाई खा जो है ये तो है, घा जो है ये तो है, झा जो है ये तो है, तो कौन सी ध्वनि नहीं है? तो आपने कहा जा, जो सेकंड नंबर। ठीक, चा, छा, जा, झा ऐसे कहते नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो जा है, यानी जा हमारी महाप्राण नहीं है। ये एक अल्प प्राण है, बाकी सभी महाप्राण हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। बताइए इसमें कौन सा सही आंसर है। तो आपने कहा भैया इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा है? आपका है खवैया। कौन सा है? खवैया। वैया लगा के बनाया गया है, बाकी हमारे सही आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर खवैया होगा। अब देखते हैं, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको बताना है निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिशद, किंकर, गिरवाड़। तो बताना इसमें कौन सा सही आंसर होना चाहिए कि भैया खवैया का पर्यायवाची देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो अब इसका जो एक है किंकर, ये हमारा किसका? देवता का पर्यायवाची नहीं है किंकर, बल्कि यह पर्यायवाची है किसका? ये है सेवक का। ये किसका पर्यायवाची है बेटा? ये सेवक का पर्यायवाची है। बाकी सब हमारे देवता के ही पर्यायवाची हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो आपको बताना है कि भैया साकेत किसकी रचना है। तो आपने कहा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही फेमस रचना है साकेत। ठीक, तो ये इसका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। गौचरित में कौन सी संधि है? गौचरित में गौचरित की संधि क्या है? मतलब क्या है कि आपको गौचरित को संधि बनाना है तो इसका क्या बनेगा? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है गोश्चरित, गौचरित और आपका है गोश्चरित, गौचरित। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर इसका सी आंसर सही है। ये एक विसर्ग संधि है। आपको पता है ये एक विसर्ग क्या है?
विसर्ग संधि है और इसमें गौश्चरित सही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप कहेंगे भैया ये जो है हरिऔध जी की रचना है। किसकी? हरिऔध जी की रचना, यानी बी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपको बताना है इसमें शुद्ध वाक्य, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको पूरा सवाल दिखे। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है? उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बहुत ही मनोरम होता था। आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपने कहा भैया इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका सी ऑप्शन सही है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, ओढ़ना, प्रभाव। तो आपने कहा इसका जो आंसर होना चाहिए भाई किस शब्द में आपका प्रत्यय नहीं है? तो ओढ़ना शब्द में प्रत्यय नहीं है, बाकी में प्रत्यय है। यह एक क्रिया है, जबकि अपवाद में अप, पराजय में परा, प्रभाव में प्र उपवाक्य है ना, और उपसर्ग है। जैसे क्या है, अपवाद में कौन है? अप, यहाँ पर कौन सा बनेगा? अप। ठीक है, पराजय में आपने कहा परा, इसमें कौन हो जाएगा? ये परा बन जाएगा। इसमें प्र, इसमें क्या हो जाएगा? प्र। बाकी ये हमारा एक क्रिया है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। आपको बताना है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो अब देखिए इसके ऑप्शन क्या है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है अहिंसा, एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। आप इसका जल्दी से आंसर सोचें और बताएं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। कि रत्नावली कौन सी? रत्नावली भैया किसकी संग्रह है? तो आप कहेंगे भैया जो रत्नावली है ये रत्नावली दोहा संग्रह किसकी है? रत्नावली जी की है। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिंग बताइए। मन गढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। तो आपने कहा मन गढ़ंत में जो आपका क्या है, ये जो लिंग बताना है, तो बेटा ये उभयलिंग है। क्या है ये? उभयलिंग है। मन गढ़ंत एक विशेषण शब्द है जो जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, अतः यह एक उभयलिंग है। ठीक है, तो ये एक उभयलिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। आपने कहा निर्मम, निर्दय, निर्भय, निहृदय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कि जिसके दिल में या जिसके हृदय में ममता नहीं है तो वो है निर्मम। इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या है। तो आप कहेंगे भाई इसका जो सही आंसर है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ता, धा,
ता, दा, भा, मा। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो आपने कहा महाप्राण व्यंजन, इसका जो है वो आपका सी ऑप्शन यानी भा है। और महाप्राण व्यंजन होते क्या हैं, तो आपको पता है प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और जो चौथा होते हैं वो क्या है, वो महाप्राण है। तथा जो ऊष्म व्यंजन है, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन है, तो आपने कहा जो सीटी वाला सा, खड़कोड़ वाला सा, और कौन सा है, एक सा है और एक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन सा, प्रथम का दूसरा और चतुर्थ, यानी हर एक वर्ग का दूसरा 2 4, उसके बाद सा हा, और ये क्या है, तीनों सीटी वाले सा और एक हा, ये सब मिला के क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। अगला मुझे बताइए, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, पा, भा, घा, ठीक, गा। इसमें बताइए अघोष कौन सा है, तो आपने कौन अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपने कहा ऑप्शन है पा, घा, बा, गा। इसका अब देख लेते हैं। तो आपको पता है अघोष वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग, और उसके साथ साथ कौन कौन है, सीटी वाला सा, खड़कोड़ वाला सा, नॉर्मल वाला सा और हा, ये सब हमारे अघोष होते हैं। तो इसमें देखो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपने कहा जो पा है ये आपका पहले नंबर पर आ रहा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। अब आपको बताना है कौन सा कंठ वर्ण है, तो आपने कहा कंठ वर्ण में आपका उ, आ, ई आ रहे हैं। आपको बताना है भैया इसमें कौन सा आएगा, तो आपने कहा इसका जो बी ऑप्शन है आ, ये हमारा कंठ से है। और कंठ से और कौन कौन से आते हैं, तो आपने कहा कंठ से बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ और अंग आता है। बाकी ककारा का पहला वाला जो आता है ना, का, खा, गा, घा, अंगा एवं हा जो है वो आते हैं। हा भी हमारा कंठ से है। पूरा का वर्ग और हा जो है ये कंठ से हैं। बाकी अगर वर्ण में कहें तो वर्ण में कौन कौन है, तो आपने कहा वर्ण में छोटा आ, ठीक है, कौन सा, छोटा आ, बड़ा आ और अंग, ये आपके क्या है, ये आपके कंठ व्यंजन है। बाकी का वर्ग व्यंजनी स्वर है, और का वर्ग जो है बेटा ये भी आपका कंठ है, और इसके साथ हा जो है वो भी कंठ है। ठीक है, तो कंठ आपको तैयार हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बताना है निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा रूढ़ शब्द है, दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो आपने कहा कि चलिए इसका चेक कर लेते हैं कौन सा रूढ़ है। तो नाक इज द राइट आंसर, ये रूढ़ शब्द है। देखो रूढ़ ढूंढा गया है, बाकी सभी क्या है, बनावट के आधार पर शब्द। आपको पता है ना 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा होता है यौगिक शब्द, कौन कौन से, यौगिक शब्द। और जो तीसरा होता है, तीसरा वो कौन सा है भाई, यौगिक हो गया। एक होता है योग रूढ़ शब्द, कौन कौन सा, योग रूढ़ शब्द। तो कौन कौन से बन गए, फिर से देख लीजिए एक बार। हमने कहा भाई शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है रूढ़ शब्द, कौन सा, रूढ़ शब्द। दूसरा बनता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा बनता है आपका योग रूढ़ शब्द, कौन सा, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये हमारा जो नाक है, ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकार। अब आप बताइए भाई रत्नाकर का कौन होगा, तो आपने कहा भाई इसका जो पहला आंसर है रत्न प्लस आकार, इट इज द राइट आंसर। ये एक दीर्घ स्वर संधि है बेटा, कौन सी है ये एक दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ये एक दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, तो आपने कहा प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव। और अव्ययभाव में क्या होता है? क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा रहता है, इसमें प्रति जो है, कौन सा है? प्रति, ये एक अव्यय लगा हुआ है, इसलिए क्या है? ये एक अव्ययभाव समास है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? आ, पा, पर, परि। तो अब आप बताइए भाई परिक्रमा में क्या है? तो आपने कहा परिक्रमा में ये परि हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भलाई में प्रत्यय बताइए। आई, ई, लाई, भा। आप बताइए जरा इसमें क्या होगा? तो आपने कहा भलाई तो हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, हम लोगों ने पूछा था भाई भलाई में कौन सा आपका क्या है? प्रत्यय है। तो आपने कहा भाई भलाई में, ठीक है, भलाई में कौन सा? चेक कर लीजिए पहले, गलत ना होने पाए भाई। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपने कहा भाई भलाई में आई प्रत्यय है। कौन सा? आई प्रत्यय, ये आपका पहला है। ठीक है, सॉरी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है आई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है शब्द तत्सम है। तो आपने कहा ऑप्शन देख लेते हैं। आलस्य, आम, आग, असरा। तो आपने कहा इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बनेगा ए ऑप्शन, आलस्य। आलस्य जो है तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत। तो आप कहेंगे भैया जो इसमें सही आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा? ये छत जो है तद्भव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन सा देशज शब्द है? ठीक, तो इसमें देशज आग, बच्चा, फूल, खिड़की। तो आप कहेंगे देशज शब्द इसमें बच्चा है। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और अगला है निम्न में कौन विदेशी शब्द कौन सा है? तो आपने कहा विदेशी शब्द इसमें जो है वो अमीर शब्द जो है विदेशी शब्द है, बाकी सभी क्या है? देसी शब्द हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द बताएं। निम्न में संज्ञा शब्द, तो संज्ञा क्या? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो आपको बताना है भाई इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आपने कहा भाई इसमें संज्ञा शब्द हमारा ए है, यानी गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके इस प्रश्न में, इस टेस्ट में आपके हिंदी के कितने प्रश्न और आसान हुए हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और आप इस